Hello, dear student. How are you? All will be good. All will be fine. That's great. This is BK Mathur, a mathematics teacher. Guys, LPP की MCQ आ गई है. बिल्कुल LPP के अंदर वैसे तो क्वेश्चन बड़ा आता है 6 मार्क्स का 4 मार्क्स का, लेकिन आजकल ना 1 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन आने लग गए हैं. तो ये बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे. थोड़ी सी थ्योरी भी है तो उसको जरूर समझना ताकि आपका एक भी नंबर मिस ना हो. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें. स्टार्ट करते हैं. बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त क्वेश्चन. चलिए ठीक है, नोट्स बना लेना एक बार इसके अच्छे से. तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है. जैसे कि मैंने कहा है थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा. तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो ये होता है, ये जेड को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज, क्या होता है वो? कंस्ट्रेंट होता है. कंस्ट्रेंट देखो ऐसी होती है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 4 या x ग्रेटर देन इक्वल 0. इन सब इन इक्वेशंस को कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं. और z की वैल्यू जो भी हमें निकालनी होती है px प्लस qy जो भी हमें दी होती है, इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम होता है या तो मैक्सिमम वैल्यू देना या मिनिमम वैल्यू देना. जैसे अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट है तो हर बंदा चाहेगा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, या ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मान लो कॉस्ट है तो हर बंदा चाहेगा कॉस्ट मिनिमम हो. भाई हर बंदा यही तो चाहता है कि मेरी कॉस्ट मिनिमम हो जाए और प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z को बोलते हैं. तो इसने कहा है बताओ क्या क्या होगा. ए इसने बोला है कंस्ट्रेंट, नहीं हो सकता. बी बोला है फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, यस, बी इज द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही होता है जिसे हमें ऑप्टिमाइज करना होता है. ऑप्टिमाइज मतलब या तो हम मैक्सिमम वैल्यू या हम मिनिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. जैसे प्रॉफिट है तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम चाहेंगे, कॉस्ट है तो ऑफ कोर्स मिनिमम चाहेंगे. तो ध्यान रखना, z को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है और इन्हें कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है. ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपकी स्क्रीन पर. इसने बोला है फिजिबल रीजन इन सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई. फिजिबल रीजन देखो, सपोज करो ये मेरा कोई ग्राफ है, ऐसे है ऐसे है ऐसे है. तो देखो जो भी रीजन कॉमन निकलता है ना, बाउंडेड रीजन जो कॉमन, जैसे इसका इस तरफ एरिया है, इसका इस तरफ एरिया है, इसका इस तरफ एरिया है, तो ये रीजन निकलेगा मेरा कॉमन. इन्हें बोलूंगा मैं कॉर्नर पॉइंट, ये सारे. तो फिजिबल रीजन हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स को सराउंड करता है. ठीक है, ये फिजिबल रीजन है जिससे मुझे आंसर मिलेगा, जिससे मुझे सॉल्यूशन मिलेगा. तो इसका आंसर क्या होगा? इसने कहा है फिजिबल रीजन इन सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन. फिर इसने कहा है सम ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट. फिर इसने कहा है ऑल ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट. इसने कहा है नॉन ऑफ दिस. तो बिल्कुल इसका आंसर ए भी है, इसका आंसर बी भी है, इसका आंसर सी भी है. मतलब सी विल बी इट्स आंसर. वाई? क्योंकि सी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से ही तो फिजिबल रीजन डिजाइन होगा. भाई ये जो इनइक्वेशंस है यही तो कंस्ट्रेंट है, और जो कंस्ट्रेंट की हेल्प से हमें कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे, कॉर्नर पॉइंट को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा. ठीक है, तो इसका आंसर सी माना जाएगा, यानी दोनों के दोनों पॉइंट हमारे करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर देखिए गाइस 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया. इसने बोला है ऑफ ऑल ऑफ द फिजिबल रीजन, ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन द पॉइंट. मतलब जो हमारा फिजिबल रीजन है, मतलब जो भी हमारा बाउंड्री रीजन एरिया से निकल के आता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना पड़ता है? तो इनसाइड द फिजिबल रीजन, मतलब ये पॉइंट क्या फिजिबल रीजन के अंदर है? नहीं. दूसरा एट द बाउंड्री लाइन ऑफ फिजिबल रीजन. तीसरा वर्टेक्स पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन. देखो बाउंड्री लाइन का जहां तक सवाल है तो ये तो कोई फिजिबल रीजन नहीं है. देखो ये बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन है, ये भी देखो बाउंड्री हुआ लाइन. तो फिजिबल रीजन हमेशा वर्टेक्स होते हैं. वर्टेक्स मतलब कॉर्नर पॉइंट. तो इसका आंसर सी माना जाएगा. यानी फिजिबल रीजन के जो पॉइंट होते हैं उन्हें या तो वर्टेक्स पॉइंट बोलो या कॉर्नर पॉइंट बोलो. तो सी इसका आंसर रहेगा. ठीक है, याद रखना. क्वेश्चन नंबर 4 आ गया. सेट ऑफ वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल विच सेटिस्फाई द लीनियर कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट्स का मतलब इनइक्वेशंस जो होती हैं. एंड नेगेटिविटी कंडीशन ऑफ एलपीपी इज कॉल्ड. भाई एक बात बताओ, जो भी हमारा ग्राफ बनता है, जैसे काफी सारी लाइन है, सपोज करो ये 4 लाइन हमारे यहां बन गई, और सपोज करो ये मेरा फिजिबल रीजन आ गया. ठीक है, तो ये जो मेरा फिजिबल रीजन आया है ये इस लाइन से, इस लाइन से, इस लाइन से, इस लाइन से मिलके आया है. तो जितनी भी ये लाइन है ना, इन्हें बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स. और इन कंस्ट्रेंट्स के कॉर्नर पॉइंट जो आए हैं
इन्हें डालते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट मिलके हमें क्या देते हैं, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मिलता है, या फिर आप समझ लो कि कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन से फिजिबल रीजन मिलता है, या फिजिबल रीजन से हमें आंसर मिलता है। तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे तो ग्राफ नहीं बना पाएंगे, ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा, फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा तो कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलेंगे, कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलेंगे तो आंसर भी नहीं मिलेगा। तो फिजिबल रीजन हमें कंस्ट्रेंट से मिलते हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हमें ये वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस पॉइंट को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझोगे तो याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया जी आपके सामने 5। ध्यान से देखिए, इन इक्वेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसने कहा है विच वन इज द करेक्ट, x प्लस वाई इसने कह दिया लेस देन 4। ग्राफ अगर इसका बनाऊं नंबर लाइन पे, अगर मैं इसको ले लूं तो देखो इस तरह से ग्राफ की टेबल बनेगी मेरी एक्स वाई। एक्चुअली ये भी एक नंबर लाइन होती है और ये भी एक नंबर लाइन होती है। दो नंबर लाइन जब मिल जाती हैं तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस बन जाती हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू डालूंगा 0 तो ये 4 आ जाएगी, ये डालूंगा 0 तो ये 4 आ जाएगी। पहले ना इसे लेट करना पड़ता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ग्राफ करो ड्रॉ, 0 पे 4 यहाँ कहीं होगा अंदाजे से, 4 पे 0 यहाँ कहीं होगा। लाइन मिलाऊंगा, लाइन मिलानी पड़ेगी मुझे डॉट 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 करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनइक्वलिटी का सिंबल है। अगर ऐसे होता ना लेस देन इक्वल, इक्वल भी होता तो कॉन्टिन्यूअस लाइन आती। अभी ये ब्रोकन लाइन आई है। ठीक है, ब्रोकन लाइन। अब इसकी टेस्टिंग भी होगी। x प्लस वाई लेस देन 4 में पुट कर देते हैं हम 0 0। कोई भी ऐसा पॉइंट हम इसके अंदर रख सकते हैं जो इस लाइन के ऊपर ना हो। तो ओरिजिन इस लाइन के ऊपर नहीं है, इससे दूर है, तो रख दो। 0 प्लस 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4। 0 छोटा है 4 से, ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप लिख दो कि सॉल्यूशन रीजन इज, ठीक है, टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन। अगर ट्रू आ जाए तो टूवर्ड्स उस पॉइंट के जो आपने रखा है, और अगर फॉल्स आ जाए तो अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। तो टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब इस तरफ इसका एरिया आएगा। तो जरा बताइए आंसर। मुझे तो दिख रहा है भाई डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा डी में और बी में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि एक में लाइन डॉट 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 है और एक में लाइन कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां डॉट 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 वाला आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। मुझे इसमें z दिया हुआ है 11x। ऐसे क्वेश्चन बड़े ट्रिकी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन अभी हम इसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और मुझे बहुत सारे कंस्ट्रेंट भी दिए हुए हैं, और इसने कहा ये मैक्सिमम कब होगा। तो देखो ये ना हिट एंड ट्रायल है। जैसे पहला पॉइंट क्या है 4,2, 4,2 इसके अंदर डाल दो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 4,2, वो तो दोनों पॉइंट हो गए सेम, दोनों से एक ही आंसर आ जाएगा। फिर डालो आप 4,0, फिर डालो आप 4,2, 4,2 से तो एक ही आंसर आएगा। तो कुल मिला के इस z के अंदर ना दो पॉइंट आपको 4 ऑप्शन के अंदर दिख रहे हैं। एक जगह 4,2 है, एक जगह 4,0 है। दोनों डाल के देखो, अगर डालते हो 4 तो 44 आता है, यहाँ डालते हो 2 तो 16 आता है, ये बनेगा 60। यहाँ डालते हैं 4 तो 44, डालते हैं 0 तो 0, यहाँ आएगा 44। इसने कहा मैक्सिमम, तो बताओ ना जरा कौन बड़ा है, 60 बड़ा है या 44 बड़ा है? ये बड़ा है, तो मेरा आंसर आ गया 60 एट दिस पॉइंट। अगर बोलता मिनिमम तो मेरा आंसर आ जाता 44 एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑप्शन से आंसर की तरफ बढ़ना है, ऑप्शन को देख के आंसर निकाल के हिट एंड ट्रायल लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए जी 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, मिनिमम पूछा है तो इसे आप खुद करें। यहां पर भी ऑप्शन z के अंदर डालना, जो आपको z दिया हुआ ना, ये क्या दिया हुआ है इसने आपको z, देखो 20x1 प्लस 20x2। तो x1 और x2 की जगह 80 डाल के देखो, 5,2, मतलब सारे पॉइंट डाल के देखो, और सारे पॉइंटों पर जो छोटा आंसर आ जाए वो आप एक्सेप्ट कर लेना। चलो इसे खुद करना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। इसने बोला है फिजिबल रीजन, डायग्राम आपको बना के दिया हुआ है अजीबोगरीब सा। ठीक है, और z आपको दे दिया गया है कितना, 3x माइनस का 4y। ठीक है, और इसने कहा मिनिमम वैल्यू बताओ कहां पर होगी। तो भाई सारे कॉर्नर पॉइंट इसमें डाल डाल के देखो। देखो अगर 0,0 डालोगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है जी, अगर 0,8 इसके अंदर हम डालते हैं तो ये 0, x है ये 0 और ये 8 माइनस का 32 आएगा। अगर मैं 6,0 इसके अंदर डाल के देखता हूं तो 18 आएगा। अगर मैं लास्ट पॉइंट 4, कितना है 10 इसके अंदर डाल के देखता हूं तो कितना आएगा 12 आएगा, माइनस का 40 आएगा, यानी ये आ जाएगा आपका कितना 28 आ जाएगा नेगेटिव का। ठीक है जी, सही है। बताओ इसमें कौन छोटा है। तो भाई इससे छोटा तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा क्योंकि नेगेटिव है। तो बहुत से बच्चे बड़े शाणे बनते हैं, तेज चलते, कहते हैं अरे सर 0,0 पे छोटा आएगा, लेकिन देखो यहाँ झूठ हो गया। 0,0 पे छोटा नहीं आया, 0,8 पर मिनिमम आया नेगेटिव, तो 0,8 इज द आंसर। ठीक है,
तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी है। चलिए जी 8 क्वेश्चन भी हो गया। 9 क्वेश्चन देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाते हैं कभी कभी, कभी कभी किस्मत अच्छी हुई तो 2 नंबर में भी आ जाते हैं, मजे आ जाएंगे 2 में आ गए तो। ठीक है 9 देखिए जरा, 9 क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। z हमें दिया हुआ है px प्लस क्यू वाई, बहुत अच्छी बात है। और इसमें हमसे कहा गया है कि ये ना जो ये z है ये मैक्सिमम होगा, मैक्स लिखा हुआ है, मैक्स मैक्सिमम होगा कब कब 3,4 पे भी मैक्सिमम होगा और 0,5 पे भी मैक्सिमम होगा। तो कौन सा आंसर होगा? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कई पॉइंट पे आ सकती है। ठीक है 1 पॉइंट पे भी आ सकती है, 2 पॉइंट पे भी आ सकती है, तो कई सारे पॉइंट सेम आंसर दे सकते हैं, तो आप ये मान के चले। तो इसके अंदर ना एक बार ये डालो 3 और 4, तो x की जगह डालूंगा 3 तो 3p हो जाएगा, y की जगह 4 तो 4q हो जाएगा। यानी ये रिजल्ट बराबर रहेगा ये डालने पर, ये डालो तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 डालो 5q हो जाएगा। ठीक है तो आपने देखा 3p और 4q गया उधर, तो हो गया ये कितना q हो गया सिर्फ। ठीक है क्योंकि 5q में से 4q लेस होगा तो q, तो 3p इज इक्वल टू q या q इज इक्वल टू 3p, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। क्योंकि इसने कहा है कि इस पॉइंट पर आंसर सेम आएगा, तो मतलब ये डाला फिर मैंने ये डाला, दोनों को इक्वल रख दिया, इक्वल रखने से ये कंडीशन अचीव हुई। तो जरा बताओ, तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन? डी। ठीक है तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जरा देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है 1 और 2 मार्क्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया बच्चों 10। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, डायग्राम इसने बना के दिया हुआ है हमें, बड़ा अजीबोगरीब सा। ठीक है एक लाइन ऐसे करके जा रही है ये रही, और एक लाइन मेरी ऐसे करके जा रही है ये रही। ठीक है यानी इन दोनों का कॉमन रीजन तो मिल ही नहीं रहा, ये इधर है और ये इधर है। ठीक है तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए इसने कहा फीजिबल रीजन एग्जिस्ट, नहीं यार फीजिबल रीजन तो कॉमन होता है, जहां इसका भी मिल जाए और इसका भी मैच हो जाए, कॉमन रीजन को ही तो फीजिबल रीजन बोलते हैं। ए नहीं हो सकता। बी बोल रहा है मैनी सॉल्यूशन, पॉसिबल ही नहीं है, जब फीजिबल रीजन नहीं है तो मैनी सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे? भाई फीजिबल रीजन तो होना चाहिए ना, कॉमन एरिया तो आना चाहिए, जब भी तो मैनी सॉल्यूशन होगा। ये भी नहीं है। नो फीजिबल रीजन, हाँ सी हमको जच रहा है, सी हमको जचता है बाबू, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए 10 क्वेश्चन हमारे हो गए, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए जी 11 क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए आप, आपके जैसा ही है जैसा आपने अभी भी किया था। इसमें देखो डायग्राम है तो कुछ कुछ वैसा ही, लेकिन अजीबोगरीब है। इसका एरिया भी इस साइड है और इसका एरिया भी इस साइड है, तो इसका मतलब इसके अंदर रीजन ये कॉमन हो गया। देखो ये वाला रीजन, क्योंकि इस कॉमन रीजन के अंदर इस लाइन का भी जा रहा है और इसका भी। तो जरा आंसर देखते हैं। पहला का है एबीसीडी फीजेबल, एबीसीडी तो होगा नहीं, ये है ना एबीसीडी, ये नहीं हो सकता। नो फीजेबल, नहीं नहीं फीजेबल तो मिल रहा है। देखो फीजेबल रीजन ओपन, ओपन भी हो सकता है, बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों हो सकते हैं, लेकिन कॉमन रीजन को बोला जाता है फीजेबल रीजन, जो कॉमन हो सारे कंस्ट्रेंट्स का। तो यहाँ पे कॉमन रीजन ये है। सी बोल रहा है अनबाउंडेड, बिल्कुल सही, सी मेरा आंसर है, क्योंकि अनबाउंडेड है, ये बाउंड नहीं हो रहा, लेकिन फीजेबल रीजन तो इसके अंदर है, तो सी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है क्वेश्चन नंबर देखिए जी 12 आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये 2 इक्वेशन दी हुई है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो क्या है इसके बारे में? इसने कहा ये थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये तो बच्चे वाली बात है यार, x 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, y 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही तो x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो आंसर हो गया इसका सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 आ गया जी आपकी स्क्रीन पर। एनी पॉइंट आउटसाइड द फीजिबल रीजन इज, अच्छा मतलब ये सपोज करो कोई फीजिबल रीजन है, इस टाइप से सपोज करो मैंने बना दिया फीजिबल रीजन। ठीक है इसने अब ये मेरे पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स बोला जाता है ना। इसने कहा एनी पॉइंट आउटसाइड द फीजिबल रीजन इज फीजिबल सॉल्यूशन, इनफीजिबल सॉल्यूशन, बोथ ए एंड बी और नन। इसका आंसर होगा बी। क्यों भाई? जो फीजिबल रीजन के बाहर कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इससे हमें क्या मतलब? जब हम z को निकालते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, तो हमें तो वर्टेक्स से मतलब होता है ना, कॉर्नर पॉइंट से। तो आउटसाइड कोई पॉइंट है तो वो इनफीजिबल सॉल्यूशन देगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर बी माना जाएगा। ठीक है चलिए जी क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 14। इसने कहा 3x माइनस का 4y ग्रेटर देन 12। इसने कहा इसका एरिया किधर जाएगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स ओरिजिन। तो जरा देख लेते हैं, पहले इसको फटाक से इक्वल बना लीजिए ऐसे, और टेबल बनाने के लिए तैयार कीजिए जल्दी जल्दी। एक बार x0 एक बार y0,
ये -3 देगा, ये मुझे 4 देगा। टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग के लिए मुझे डालना पड़ता है इसमें 0,0, कोई भी पॉइंट डाल सकते हैं, 0,0 डालना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा पॉइंट डालते हैं जो इस लाइन के ऊपर ना हो, तो आप हिसाब तो लगा नहीं पाओगे। तो जब भी कोई लाइन ऐसी होती है ना, ax + by + c, तो ऐसी लाइन में ना हमेशा 0 0 कभी भी इसके ऊपर नहीं आएगा, तो इसलिए 0 0 डाल देते हैं। डालो भाई, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, तो 0 > 12, 0 बड़ा है 12 से, ये बात तो झूठ है। 0 12 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, 0 तो 12 से छोटा होता है, और ये कह रहा है 0 > 12, तो ये फॉल्स है। फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम 0 0, अवे फ्रॉम 0 0 विल बी आवर आंसर। तो बताओ हमारा आंसर क्या होगा? ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा आंसर ए हो गया। चलो जी, तो आपको टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपको बना के दिखा दिया। बाकी आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, देखो डायरेक्ट हो जाता। 3x - 4y ऐसे है, इसके अंदर डालो आप डायरेक्ट 0 0, 0 > 12, 0 बड़ा कैसे हो सकता है? तो ये झूठ है, तो फॉल्स है। फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम 0 0, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर देखिए गाइस 15, इसने कहा फिजिबल रीजन फ्रॉम एन एलपीपी इज ऑलवेज, ये याद रखने वाली बात है कि एलपीपी के अंदर जो भी फिजिबल रीजन होगा उसकी शेप हमेशा कॉन्वेक्स होगी। आपको याद रखना है, एलपीपी में फिजिबल रीजन की शेप कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, तो इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इसने कहा इन एलपीपी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z हमें दिया हुआ है ax + by, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो मैक्सिमम वैल्यू अगर होगी तो जो भी होगी फाइनाइट ही तो होगी। फाइनाइट मतलब हम बता तो पाएंगे ना कि z का आंसर 60 है, 70 है, 120 है, तो फाइनाइट ही तो होगी या इनफाइनाइट होगी? पता ही नहीं चाहिए हमें क्या है, डॉट डॉट डॉट, ऐसा नहीं हो सकता। अगर होगी तो फाइनाइट होगी और नहीं होगी तो नहीं होगी, मतलब नॉट पॉसिबल। इनफाइनाइट का चक्कर नहीं आएगा, तो इसका आंसर ए माना जाएगा। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, तो इसको आप ध्यान रखें। तो गाइज ये थे हमारे एलपीपी के एमसीक्यू, बहुत ही ज्यादा कम है इसके अंदर। अगर एग्जाम में आएगा तो इसी में से आएगा, वरना लॉन्ग क्वेश्चन तो आना ही आना है 4 या 6 नंबर में। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें और कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखें। लगे रहो इंडिया। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। स्टडी हार्ड। थैंक यू।